नमस्कार। चलिए आज प्रकृति के एक ऐसे नेटवर्क को समझते हैं जो देखने में जितना कॉम्प्लेक्स है, काम करने में उतना ही शानदार है, यानी इकोसिस्टम। हम इसमें एनर्जी के सफर को ट्रेस करेंगे। ये वही एनर्जी है जो एक छोटे से पत्ते से लेकर हम सब इंसानों तक पूरी दुनिया को जिंदा रखती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इसके हर एक पहलू को गहराई से समझेंगे। देखिए इस तस्वीर को। एक सूखी पत्ती गिरती है, उसे कोई कीड़ा खाता है, फिर बैक्टीरिया और फंजाई जैसे डिकम्पोजर्स उस पर काम करते हैं और सारे न्यूट्रिएंट्स वापस मिट्टी में चले जाते हैं। ये लाइफ, डेथ और रिन्यूअल का एक साइकिल है जो हमेशा चलता रहता है। पर कभी सोचा है आपने, इस पूरे साइकिल को चलाने वाला अल्टीमेट इंजन क्या है? आखिर ये सारी शक्ति आ कहाँ से रही है? इस एनर्जी के सफर को आसान बनाने के लिए हम इन टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि इकोसिस्टम होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि एनर्जी कैप्चर कैसे होती है, उसे रिसाइकिल कौन करता है, वो आगे फूड चेन में कैसे जाती है, और आखिर में इस पूरे सिस्टम को पिरामिड्स के जरिए विजुअली समझेंगे। और हाँ, एंड में नीट के लिए कुछ स्पेशल टेकअवेज भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, इकोसिस्टम के बेसिक्स। सवाल ये है कि आखिर ये प्रकृति की फंक्शनल यूनिट यानी कार्यात्मक इकाई है क्या चीज़? बिल्कुल सिंपल भाषा में, इकोसिस्टम या पारितंत्र नेचर की एक वर्किंग यूनिट है। यहाँ सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे पेड़ पौधे, जानवर, बैक्टीरिया आपस में इंटरैक्ट करते हैं। साथ ही वो अपने आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे टेम्परेचर, पानी, रोशनी और मिट्टी के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। बेसिकली ये एक टीम एफर्ट है। ये एक छोटा सा तालाब भी हो सकता है या एक बहुत बड़ा जंगल भी। यहाँ तक कि आपके घर का एक्वेरियम या खेत भी मैन मेड इकोसिस्टम्स के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। अब हर इकोसिस्टम के दो मेन हिस्से होते हैं, उसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन। स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें आती है स्पीशीज कॉम्पोजिशन, यानी वहाँ किस किस तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मौजूद हैं। और दूसरा है स्ट्रैटिफिकेशन, यानी स्पीशीज का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसे ऐसे समझिए जैसे एक जंगल एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। सबसे ऊपर पेड़ों की छत, कैनपी, उसके नीचे झाड़ियाँ, श्रब्स, और सबसे नीचे जमीन पर घास फूस, हर्ब्स। और फंक्शन के 4 पिलर्स हैं: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इन्हीं चारों को हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, प्रोडक्टिविटी। भाई, इकोसिस्टम को चलने के लिए फ्यूल तो चाहिए ना, तो ये फ्यूल यानी एनर्जी आती कहाँ से है? यहीं से इस सफर की असली शुरुआत होती है, जो सीधे सूरज की रोशनी से जुड़ी है। ओके, तो प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब है फोटोसिंथेसिस के जरिए पौधों ने एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में कितना बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर बनाया। बायोमास मतलब लिविंग मटेरियल का टोटल वेट। इसको हम वेट यानी ग्राम पर स्क्वायर मीटर या एनर्जी यानी किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर में नापते हैं। और जब हम इसके रेट की बात करते हैं, यानी कितनी तेजी से बायोमास बन रहा है, तो उसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी। इसकी यूनिट हो जाती है ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। अब ये फॉर्मूला GPP माइनस NR इज इक्वल टू NPP नीट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको एक आम आदमी की भाषा में समझो। GPP यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है पौधे की टोटल कमाई जो उसने फोटोसिंथेसिस से बनाई। लेकिन जिंदा रहने के लिए उसको सांस भी तो लेना है, यानी रेस्पिरेशन, R। तो R हो गया उसकी जिंदगी का खर्चा। अब टोटल कमाई में से खर्चा निकाल दो, तो जो बचा वो है NPP या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यही उसकी टेक होम सैलरी है। और यही NPP अगले लेवल यानी हर्बिवोर्स के लिए एज फूड अवेलेबल होता है। और अगर हम पूरे बायोस्फीयर की बात करें तो साल भर की NPP लगभग 170 अरब टन ड्राई वेट है। जरा इस नंबर को इमेजिन करके देखिए। प्रकृति हर साल इतना नया ऑर्गेनिक मटेरियल बना रही है। अब ये डेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता है। पूरे 170 अरब टन में से 115 अरब टन जमीन पर बनता है और समुद्रों में सिर्फ 55 अरब टन। अब ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि समुंदर तो अर्थ का 70% एरिया कवर करते हैं। फिर उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी कम क्यों? वेल, इसके 2 मेन कारण हैं। एक, सूरज की रोशनी समुंदर में ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाती, और दूसरा, नाइट्रोजन जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स की वहां कमी होती है। चलिए अब इकोसिस्टम के रीसाइक्लिंग डिपार्टमेंट में चलते हैं। जब कोई प्लांट या एनिमल मर जाता है तो उसका क्या होता है?
यहाँ एंट्री होती है नेचर के सुपर रिसाइकलर्स यानी डीकम्पोजर्स की, और इनका रॉ मटेरियल होता है डेट्राइटिस यानी मरे हुए प्लांट्स, एनिमल्स और उनका वेस्ट मटेरियल। ये डीकम्पोजिशन का पूरा प्रोसेस 5 स्टेप्स में चलता है। पहला, फ्रेगमेंटेशन, जहां अर्थवर्म्स जैसे डिट्राइटोवॉस कचरे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। दूसरा, लीचिंग, जिसमें पानी में घुलने वाले न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में नीचे चले जाते हैं। तीसरा, कैटाबॉलिज्म, जहां बैक्टीरिया और फंगाई अपने स्पेशल एंजाइम से इस डिट्राइटिस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बदल देते हैं। चौथा, ह्यूमिफिकेशन, जिसमें एक डार्क कलर का स्टेबल सब्सटेंस बनता है जिसे ह्यूमस कहते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स का एक रेजर्वोयर है। और आखिरी स्टेप, मिनरलाइजेशन, जिसमें ह्यूमस भी धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज करता है जो फिर से प्लांट्स के काम आते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, ये सारे स्टेप्स एक साथ चलते रहते हैं। तो ये डिकम्पोजिशन फास्ट होगा या स्लो, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है केमिकल कॉम्पोजिशन। अगर डिट्राइटिस में लिग्निन और चिटिन जैसी टफ चीज़ें ज़्यादा हैं तो प्रोसेस स्लो होगा, और अगर उसमें नाइट्रोजन और शुगर जैसी आसान चीज़ें हैं तो प्रोसेस क्विक होगा। दूसरा है क्लाइमेट। गर्म और नम एनवायरनमेंट डिकम्पोजिशन के लिए बेस्ट है, जबकि ठंड और ऑक्सीजन की कमी इस प्रोसेस को रोक देती है। ओके, तो एनर्जी कैप्चर हो गई, चीज़ें रिसाइकल हो गई। अब सवाल ये है कि ये एनर्जी आगे ट्रांसफ़र कैसे होती है। तो ये है भाग 4, एनर्जी फ्लो एंड फूड चेन्स। ये इकोसिस्टम की पावर लाइंस की तरह हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सूरज से आने वाली सारी रोशनी प्लांट्स के काम की नहीं होती। 50% से भी कम रोशनी ऐसी है जिसे प्लांट्स यूज कर सकते हैं। इसे कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन या PAR, और इस पार का भी प्लांट सिर्फ 2 से 10% ही कैप्चर कर पाते हैं। सोचकर देखिए, इसी छोटी सी एनर्जी पर पूरी दुनिया चल रही है। अमेजिंग है ना। एनर्जी फ्लो के 2 मेन रास्ते हैं। एक है ग्रेजिंग फूड चेन या GFC, जो जिंदा प्रोड्यूसर से शुरू होती है, जैसे घास को हिरन ने खाया, हिरन को शेर ने। इसका एनर्जी सोर्स सीधा सूरज है। पानी के इकोसिस्टम्स में ये मेन चेन है। दूसरी है डिट्राइटिस फूड चेन या DFC, जो मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है, जैसे गिरी हुई पत्ती को अर्थवर्म ने खाया। जमीन के इकोसिस्टम्स में एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा DFC से ही फ्लो होता है। और यहाँ आता है एनर्जी ट्रांसफर का गोल्डन रूल, लिंडमैन का 10% लॉ। ये कहता है कि जब एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से अगले लेवल पर जाती है तो सिर्फ 10% ही आगे पास होती है। बाकी 90% एनर्जी उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी प्रोसेसेस में हीट बनकर लॉस्ट हो जाती है। यही वजह है कि फूड चेन्स ज़्यादा लंबी नहीं होती है। आमतौर पर 4-5 लेवल के बाद एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि वो आगे किसी को सपोर्ट नहीं कर सकती। अब इस पूरे सिस्टम को, इस एनर्जी फ्लो को एक तस्वीर में कैसे समझें, इसके लिए हमारे पास हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इन्हें आप इकोसिस्टम का एक ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं, जिसे चार्ल्स एल्टन ने पॉपुलराइज किया था। 3 तरह के पिरामिड्स होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, जो हर लेवल पर ऑर्गेनिजम्स की गिनती बताता है। पिरामिड ऑफ बायोमास, जो हर लेवल पर टोटल लिविंग मटेरियल का वेट यानी स्टैंडिंग क्रॉप बताता है। और पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो हर लेवल पर एनर्जी के फ्लो को दिखाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इन सभी पिरामिड्स का बेस हमेशा प्रोड्यूसर्स ही होते हैं। नॉर्मली पिरामिड ऑफ नंबर्स सीधा या यूप्राइट होता है, जैसे घास के मैदान में लाखों घास पर कुछ हजार हर्बिवोर्स डिपेंड करते हैं। लेकिन इसका एक फेमस एक्सेप्शन है। सोचिए एक बड़े से पेड़ के बारे में। यहाँ प्रोड्यूसर सिर्फ एक है, वो पेड़, लेकिन उस पर हजारों कीड़े मकोड़े प्राइमरी कंज्यूमर्स रहते हैं। तो यहाँ पिरामिड ऑफ नंबर्स उल्टा या इन्वर्टेड हो जाता है। अच्छा, एक सवाल आपके लिए। समुद्र में पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होगा, सीधा या उल्टा? सोचिए जरा। और इसका जवाब है उल्टा या इन्वर्टेड। अब आप सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है? प्रोड्यूसर्स यानी फाइटोप्लैंक्टन का टोटल वेट उन्हें खाने वाली मछलियों से बहुत कम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन की लाइफ बहुत छोटी होती है और वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उनका स्टैंडिंग क्रॉप भले ही कम हो, पर उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने से कई गुना बड़े बायोमास को सपोर्ट कर पाते हैं। लेकिन एक पिरामिड ऐसा है जो हमेशा हर हालात में सीधा या अपराइट ही रहेगा, और वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 10% लॉ के हिसाब से हर लेवल पर एनर्जी का लॉस होता है हीट के फॉर्म में। एनर्जी नीचे से ऊपर जाते हुए हमेशा कम होती जाएगी। ये एक यूनिवर्सल रूल है।
चलिए अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जो खास आपके एग्जाम के लिए डिज़ाइन किया गया है, नीट फोकस। यहाँ हम सारे कॉन्सेप्ट्स को आखिरी बार रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि सवाल कैसे बन सकते हैं। आपके सामने एक सैम्पल क्वेश्चन है। डीकॉम्पोजिशन के दौरान इनमें से सबसे धीमा प्रोसेस कौन सा है? ऑप्शंस हैं फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, लीचिंग या ह्यूमिफिकेशन। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसे याद कीजिए और सोचिए। सही जवाब है ऑप्शन डी, ह्यूमिफिकेशन। क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया था, ह्यूमस एक बहुत ही स्टेबल और रेजिस्टेंट सब्सटेंस है जिसका डिकम्पोजिशन बहुत ही स्लो रेट से होता है। इसीलिए तो ये न्यूट्रिएंट्स का रेजर्वोयर कहलाता है। और अब आपके लिए एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। एक ही स्पीशीज एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स पर हो सकती है, तो सोचिए हम इंसान इस फूड वेब में कहाँ फिट होते हैं? जब हम सब्जी खाते हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर, जब हम चिकन खाते हैं तो सेकेंडरी। आपका क्या ख्याल है? इस पर सोचते रहिए। अगली बार मिलेंगे। नमस्कार।